हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस वीडियो के अंदर हम एसएससी सीजीएल 2022 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। 2 मार्च की शिफ्ट जो है वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ मैथ सेक्शन डिस्कस करूंगा, बाकी रीजनिंग सेक्शन को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं आपको मैथ सेक्शन डिस्कस करूंगा। ठीक है, पूरी की पूरी जो 4 शिफ्ट है वो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा और पॉसिबल हुआ तो कल यानी 16 तारीख को ही मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी की सारी मैं जो शिफ्ट है उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दो। बस आपको एक चीज करनी है, वो क्या है कि शेयर करना है सेशन, और अपने मार्क्स हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कंप्यूटर मार्क्स के साथ। ठीक है, बाकी सीजीएल 2022 के जो प्री के पेपर सॉल्यूशन थे उनसे आपको मेंस में फायदा मिला या नहीं, ठीक है, वो जरूर बताएं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट करे सीधा हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आपके लिए मैंने बाइलिंगुअल टाइप करवाए हैं बाकायदा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो ऑनगोइंग सीएचएसएल के एग्जाम चल रहे हैं उसमें भी ये बेनिफिशियल होंगे और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम एसएससी के सब में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस तो आपको बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है कि 2 नंबर हैं जो 10% और 25% ज्यादा है तीसरे नंबर से। ठीक है, 3 नंबर है, हमने मान लिया कि एक पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया और ये तीसरा नंबर हो गया। तो बोला है कि जो 2 संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से 10 और 25% ज्यादा है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि जो तीसरा नंबर है वो 100 है। एक नंबर तो कितना है, 10% ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा 110। दूसरा 25% ज्यादा है यानी ये 125 हो जाएगा। ठीक है, देखो जिस सीक्वेंस में बोलता है ना उसी सीक्वेंस में हमें लेना है। पहला नंबर बोल रहा है कि 10% ज्यादा है तो पहले को ही लेना है। ऐसा नहीं कि इनको आप आगे पीछे कर दोगे तो फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का रेशियो, दोनों संख्या मतलब पहले और दूसरे का ही रेशियो निकालना है, यानी इन दोनों का। 5 से काटेंगे तो ये तो कितना जाएगा 22, और 5 से काटेंगे तो 25। तो 22:25 आना चाहिए, 22:25। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, मैथ ज्यादा टफ पूछी भी नहीं है इस बार। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक वृत्त है, एक चतुर्भुज एबीसीडी के चारों किनारों को छूता है। यदि AB की वैल्यू 18 है, BC की वैल्यू 21 है, AD की वैल्यू 15 है, तो CD बताना है। ठीक है, वैसे तो बिना डायग्राम बनाए ही आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बोला कि एक जो सर्कल है वो टच करता है चारों साइड्स के क्वाड्रिलेटरल को, यानी इस तरीके से होगा। अपना एक सर्कल हो गया, ठीक है, जो एक क्वाड्रिलेटरल है उसकी चारों साइड्स है उनको टच करेगा। ठीक है, थोड़ा ठीक से बनाता हूँ जिससे टच करे साइड्स को। इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पे ये टच करेगा और कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ ABCD। तो इसमें आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। रिजल्ट क्या है, जो आमने सामने की साइड है उनका सम, यानी AB + CD ये इक्वल होता है BC + AD के। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज अपन को गिवन है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है कि AB की वैल्यू 18 है, BC की वैल्यू कितनी है 21 है, और बोला है कि AD की वैल्यू 15 है और हमें फाइंड करना है CD, यानी ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि आमने सामने की साइड्स का सम इक्वल होता है, यानी 18 + x। ठीक है, इस वाली साइड को मैं x मान लेता हूँ, तो 18 + x बराबर हो जाएगा 15 + 21। यहाँ से अपन को x की वैल्यू चाहिए, तो 18 इधर माइनस में चले जाएगा। ठीक है, 15 तो ये है और 18 को इधर ले जाऊंगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, और 21 - 18 3, यानी जो x है वो कितना आ जाएगा अपना 18। तो 18 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि ABC हैं जिन्होंने कुछ पैसा निवेश किया है और उनका जो टाइम है उसका रेशियो 3:2:7 है, और उनके प्रॉफिट का रेशियो ये है, तो उनके जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो बताना है। आपको पता है कि जो प्रॉफिट का रेशियो होता है, जब आप पार्टनरशिप में प्रॉफिट निकालते हो तो प्रॉफिट कैसे निकालते हो, इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट किया है इनटू टाइम, इसी से निकलता है। हमसे पूछ रहा है इनके जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, उसका रेशियो निकालना है। तो इन्वेस्टमेंट का फिर कैसे निकलेगा, अगर हम प्रॉफिट के रेशियो में भाग दे दें किसका, टाइम का, तो यहाँ से किसका निकल जाएगा, अपना इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल जाएगा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे रेशियो निकाल रहा हूँ। देखो, ये वाला तो है अपना जो पहला वाला रेशियो है टाइम का है, दूसरा वाला जो रेशियो है प्रॉफिट का। इन्वेस्टमेंट का कैसे निकलेगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो प्रॉफिट का तो है 4, 3 और 14। ठीक है, ये तीनों रेशियो हो गए। इसमें टाइम का डिवाइड करना है, तो पहले वाले में पहले वाले का डिवाइड, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये 7 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो, ये तो 4/3 है और ये 3/2 है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2/1। अब देखो, रेशियो को सिंपल फॉर्म में बनाना है तो 3 और 2 6, 3 और 2 कैल्सियम 6 आएगा। तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे रेशियो है वो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 6 = 24, 24/3 8 रेशियो।
दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 और ये आ जाएगा 9, तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 8 9 12 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला है कि ट्राइंगल पी क्यू आर है। मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, इस तरीके से है अपना ट्राइंगल, ये है पी और इसको मैं क्यू मान लेता हूँ, इसको मैं आर मान लेता हूँ। तो पी क्यू आर ट्राइंगल है जिसमें बोला है कि पी क्यू और क्यू आर है इक्वल, पी क्यू यानी ये वाली साइड और क्यू आर मतलब ये वाली साइड इक्वल है। अब देखो अगर ये साइड इक्वल है तो ये सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। मान लो इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, तो इस वाली साइड के सामने थीटा हो गया, इसके सामने भी ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि सेम एंगल हो गए, ठीक है। और हमसे बोला है कि ओ है एक इंटीरियर पॉइंट है, ओ एक ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर एक बिंदु है, इस तरीके से है कि एंगल ओ पी आर और ओ आर पी इक्वल है। ओ पी आर यानी ओ को मैं यहाँ से मिलाऊंगा पी और इसको यहाँ से मिलाऊंगा आर से, ठीक है। ये वाला एंगल अपना, ठीक है, दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, अपना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें इक्वल बोला है, ठीक है। मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं है, ठीक है। देखो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो मैं ये कह सकता हूँ इसके सामने की साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ट्राइंगल पी ओ आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ट्राइंगल पी ओ आर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो पी ओ आर की मैं बात करूँ तो इसकी दो साइड्स इक्वल है, और किसी ट्राइंगल की अगर दो साइड्स इक्वल है तो वो आइसोसेलेस तो होगा, समद्विबाहु तो होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया सही, एक सेकंड स्टेटमेंट है और एक थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है। देखो अगर आपको वैसे भी कंफ्यूजन हो रहा है, अगर होता है तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें कि तीनों ऑप्शन हो, ठीक है। और जो लास्ट वाला अपना जो ऑप्शन है वो है कि ट्राइंगल पी क्यू ओ और आर क्यू ओ ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, समरूप है। ये अनुरूप नहीं है, समरूप होना चाहिए, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है? पी क्यू ओ, पी एरा और क्यू एरा अपना ओ एरा, यानी इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ तो पी क्यू ओ और आर क्यू ओ, आर कहाँ पे? ये है आर क्यू ओ, ये बोला है कि कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो आपको पता था कि ये जो पूरा एंगल अपना थीटा था ये मैंने अल्फा मान लिया, तो इतना एंगल इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये कितना बचेगा? पूरा मैंने थीटा माना था तो थीटा माइनस अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं इतने एंगल की बात करूँ तो ये वाला भी कितना बचेगा? थीटा माइनस अल्फा। और देखो हमसे बोल रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू ओ और आर क्यू ओ, पी क्यू और आर क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि क्यों हो जाएंगे? आपको पता है कि ये वाली साइड पी क्यू और साइड पी ओ इक्वल है और इनके बीच के एंगल थीटा माइनस अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे ये वाली साइड इक्वल है आर क्यू और ये वाली आर ओ और इनके बीच के एंगल इक्वल है। आपको पता है कि साइड एंगल साइड यानी कोई भी दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है तो जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। अगर हम ऑप्शन पे देंगे तो तीन ऑप्शन तो किसी में भी नहीं है, यानी पहला और तीसरा तो कंफर्म सही है, तो ओनली सेकंड वाला तो होने से रहा, ठीक है। देखो इसमें सेकंड, इसमें बोला है कि पहला और तीसरा सही है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। बोला है कि पहला और दूसरा सही है, सही तो तीसरा भी है, जबकि तीसरा ये वाला नहीं हो सकता। ये बोला है कि सेकंड और थर्ड सही है, सही तो हमारा पहला भी था जबकि इसमें पहला नहीं दे रखा, ये भी नहीं है। यानी सिर्फ अपना जो ऑप्शन बी है ना वही सही है, क्योंकि हमें पहला और तीसरा तो कंफर्म पता है कि ये दोनों हैं, ये तो अपने सही है। तो इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखोगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है। वैसे भी जो ये बोल रहा है कि जो ओ है वो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड होने के लिए तो ठीक है, सेंट्रोइड था ही नहीं, क्योंकि सेंट्रोइड तो क्या होता है? ये मीडियन होनी चाहिए थी, जबकि ऐसा तो कुछ हमें गिवन नहीं है। तो जो अपना ऑप्शन है वो जो सेकंड है वो हो जाएगा कि जो ट्राइंगल पी ओ आर है अपना, ये आइसोसेलेस हो गया, और जो अदर दो ट्राइंगल है पी ओ आर और ये वाले क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो 25 माइनस 13 और माइनस 12, तो 25 माइनस 25 हो गया, यानी ये वाली वैल्यू ये तो कंप्लीट जीरो हो गई। अब 56 माइनस 0, तो इतना तो 56 आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब है 40 माइनस 56, इस पूरे ब्रैकेट की बात करो तो 40 माइनस 56 यानी माइनस 16 आएगा, और बाहर 30 है और माइनस और लग रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 30 और 16 कितने हो जाएंगे? 46 इसका सही आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है ना, देखो ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन काफी लोगों ने ना ये सवाल गलत किया है, ठीक है। काफी लोगों ने इसमें वन आंसर लगाया, जबकि वन आंसर नहीं है इस सवाल का। देखो यहाँ पे सवाल पढ़ो, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए बी सी क्या है? 3 पॉइंट है, इस तरीके से है कि ए बी की वैल्यू 9 है, बी सी की वैल्यू 11 है और ए सी की वैल्यू 20 है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते ना तो देखो यहाँ पे हमसे बोला है कि ए से लेकर जो बी तक के डिस्टेंस है वो तो 9 सेंटीमीटर है, और बी से लेकर सी तक के डिस्टेंस, ये सी पॉइंट मान लेता हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है?
20 है, सॉरी 11 है, बी सी की वैल्यू 11 है और हमसे बोला है कि ए सी की वैल्यू 20 है। देखो ए सी की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 गिवन है और आपको ये चीज भी समझ आ रही है कि यहाँ पे ए बी प्लस बी सी 9 और 11 ये भी 20 आ रहा है और ए सी भी 20 है, यानी ये जो अपने तीनों पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी और पॉइंट इन, ये क्या हो जाएंगे, एक ही लाइन पे हो जाएंगे, ठीक है, लीनियर हो जाएंगे, सररेख हो जाएंगे। अब अगर जब ये बिंदु सररेख हो गए तो हमसे पूछ रहा है कि पॉइंट ए बी सी से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो क्या आप इसमें कोई ऐसा वृत्त बना पाओगे, सर्कल बना पाओगे जो इस सब पॉइंट से गुजर जाए? सबसे तो नहीं बन सकता, 2 से बन सकता है, ठीक है, पर ऐसा कोई सर्कल नहीं बन सकता जिसमें ए बी सी तीनों पॉइंट इसकी सर्कमफ्रेंस पे आ जाए, इसकी परिधि पर आ जाए, ठीक है, यानी इसका आंसर होगा अपना 0। आसान क्वेश्चन था लेकिन काफी लोगों ने इसमें गड़बड़ की, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये अपने एक ही लाइन पे हो जाएंगे, सररेख हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपना सवाल है, बोल रहे हैं कि 3 ईयर में 8,000 रुपए पर 2 बैंक साधारण ब्याज का अंतर 800 रुपए है। यदि 2 बैंकों में प्रतिवर्ष जो ब्याज की दर है वो R1 और R2 है तो R1 माइनस R2 का मान निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है अपना एकदम, क्योंकि यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट हमसे बोला है, जो प्रिंसिपल है, ठीक है, सिंपल 3 वर्षों में 8,000 रुपए पर 2 बैंक, साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, सॉरी, ठीक है, ये 800 है और जो प्रिंसिपल है वो क्या है, 8,000 है। प्रिंसिपल वैल्यू अपने पास 8,000 है और 2 साल का जो एसआई का डिफरेंस है वो 800 है। पहले की रेट R1 है, दूसरे की रेट R2 है और जो टाइम है वो 3 ईयर है। आपको पता है जो एसआई है वो क्या होता है, PRT/100 होता है कि नहीं? पहले वाले केस का और दूसरे वाले केस का जो सिंपल इंटरेस्ट है उनका अंतर गिवन है 800, ये बराबर हो जाएगा। पहले वाले का एसआई कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल तो दोनों का सेम है तो पी तो कॉमन आ जाएगा और उसकी वैल्यू भी रख रहा हूं मैं 8,000 इंटू टाइम भी सेम है सब में तो टाइम भी कॉमन आ जाएगा 3 साल और नीचे 100 भी कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पे रेट है, यानी एक की रेट R1 है और एक की रेट R2 है और हमसे यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी, R1 इज ग्रेटर देन R2, यानी R1 बड़ा है तो इसको मैंने पहले लिख दिया। यहाँ पे मैंने ये जो टर्म है ना PT/100 इसको मैंने कॉमन ले लिया, इसमें एक R1 आ जाता और इसमें एक R2 आ जाता, ठीक है, एक स्टेप तो मैंने कम कर दिया है। इसको काटेंगे तो ये 10 टाइम कट जाएगा और 10 से ये वाला 10 टाइम कट जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 और 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये आ गया R1 माइनस R2। हमें जो वैल्यू पूछी थी वो R1 माइनस R2 की पूछी थी, तो 10/3 कितना हो जाएगा, 3/1/3%। 3/1/3% कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। आसान क्वेश्चन था ये भी। देखो ये जो अपना सवाल है ना, इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं अपने पास, ठीक है, इसमें आप 2-3 फॉर्मूले बना सकते हो, ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपने क्या बनाया है। मैं एक तो आपको बता देता हूँ नॉर्मली, देखो ये साइन 25 डिग्री है, ठीक है, ये साइन 65 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 25 लिख सकता हूँ, माइनस cos 25 है, इसको तो मैं ऐसे कैसे रहने देता हूँ क्योंकि दोनों को चेंज नहीं करना है फिर तो मतलब ही नहीं है। और cos 65 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 25। अब आपको पता है ये क्या है, साइन है cos b माइनस cos है साइन b, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन a माइनस b का फॉर्मूला होता है। साइन a माइनस b क्या होता है, साइन है cos b माइनस cos है साइन b, तो ये आ जाएगा साइन 25 माइनस 25, यानी साइन 0 आ गया और साइन 0 कितना होता है, 0। इस सवाल का आंसर 0 आ जाएगा। बाकी इसमें आप ऐसे भी कर सकते थे, माइनस कॉमन लेते आप तो ये क्या आ जाता, cos है cos b माइनस साइन है साइन b, ये आ जाता, ठीक है। अब आपको पता है कि ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है cos a प्लस b का, और a प्लस b कितना है 65 और 25 90, तो ये cos 90 आ जाता। cos 90 0 होता है तो माइनस बाहर है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी 0। तो आपकी जैसी मर्जी वैसे आप बना सकते हो, अब डिपेंड करता है कि आपने एग्जाम में कैसे बनाए हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बोल रहे हैं कि ये जो नंबर है किससे विभाज्य है, ठीक है, नंबर में वापस लिख देता हूँ 5 7 6 9 1 1 6। पूछ रहा है कि किससे डिविजिबल है। देखो जब भी ऐसा पूछते हैं तो आप ऑप्शन से जाओ, 5 से क्या डिवाइड है, नंबर नहीं हो सकता। 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में या तो 0 चाहिए या 5 चाहिए, यानी 5 से तो नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन अपना नहीं आ सकता। बोल रहा है कि 8 से डिवाइड है। 8 की डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट क्या है 116, क्या 8 से हो रहे हैं डिवाइड, 8 एक हम 8 बचेंगे, 3 36, 8 36 से डिवाइड नहीं होता है, यानी ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है, 8 से नहीं होगा। अब देखो 12 का क्या आता है, 12 में 4 आता है और 3 आता है, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन 4 और नजर आ रहा है। देखो 4 से तो ये डिविजिबल है, क्योंकि 4 का रूल क्या है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो ये 4 से तो हो रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि किससे डिविजिबल है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक से ज्यादा ऑप्शन अपने सही होंगे, तो इस 12 को चेक करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप चेक करोगे तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन एक ही तो ऑप्शन अपना सही है। 4 हमने पहले निकाल लिया, तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
बोला है कि पहले 5 नेचुरल नंबर्स हैं उनके जो क्यूब है, ठीक है, क्यूब्स का एवरेज हमें निकालना है। आपको पता है कि अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का जो सम होता है वो क्या होता है n प्लस 1/2, ये होता है नॉर्मल अपना फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम। अगर क्यूब का करना है तो इसका होता है स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। n की वैल्यू क्या है 5, तो 5 रख दो, 5 प्लस 1 6/2, और उसका भी करना है स्क्वायर। 2 से ये 3 टाइम कट जाएगा, 5 3 15, और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। अब पूछ रहे हैं कि इनको औसत निकालना है। नंबर तो आपको पता है कितने हैं, 5 है, 5 से भाग दे दो, 5 चौके 20, बचेंगे कितने 2 5 25, 45 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना सवाल है, ठीक है, ये अच्छा सवाल है, काफी लोगों ने इस सवाल को स्किप भी किया होगा। इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा सॉल्व करने के, ठीक है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप इसको सेकेंडों में भी कर सकते हो। यहाँ पे हमसे पूछा है कि इसका बहुलक निकालना है, मोड निकालना है, ठीक है, मोड या बहुलक निकालना है। सबसे पहले तो मैं आपको इसके शॉर्टकट अप्रोच बताता हूँ, ठीक है, मतलब जो आप देखते ही कर सकते हो, लेकिन ये तभी काम आएगी जब आपकी किस्मत अच्छी होगी। देखो मोड क्या होता है, बेसिकली मोड आपको पता है कि जो डेटा होता है, ये तो चलो इंटरवैल में है, अगर इंटरवैल में नहीं होता तो जो डेटा होता है उसमें जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम रिपीट होता है वही क्या होता है, अपना मोड होता है, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्वेंसी है, इसमें जो ये है 5 से 10 के बीच में, ये 8 टाइम रिपीट हो रहा है, ये 7 टाइम है, 6 टाइम है, 9 टाइम, तो सबसे जो ज्यादा रिपीट हो रहा है वो कहाँ, यहाँ पे हो रहा है 11, इसमें रिपीट हो रहा है। यानी जो अपना मोड है ना, वो ये जो 25 और 30 है इसके रेंज में ही आएगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। अब आप ऑप्शन देखो, देखो 25 से 30 की रेंज में आंसर होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये 30 से ज्यादा हो गया, नहीं हो सकता, 35 नहीं हो सकता, 40 नहीं हो सकता, यानी 25 से 30 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है। तो अगर आपको ये चीज पता थी तो डायरेक्ट आप ये आंसर लगा के कर सकते थे। मैक्सिमम लोगों ने सवाल को छोड़ा होगा, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि आपको ये चीज नहीं पता है, तो हम इसको करेंगे अब फॉर्मूले से। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो मोड निकालने का जो फॉर्मूला क्या होता है। पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सारी चीजें बताऊंगा मैं कौन क्या होता है, ठीक है, ये अपना फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बड़ा देखो इस फॉर्मूले को याद रख लो, बाकी जो ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो बड़ा ही सिंपल है। ये हो गया अपना। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज कैसे निकालते हैं, कलर बदल लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये तो अपना मोड का फॉर्मूला हो गया। एल तो क्या होता है, जो अपना इंटरवैल है, आपको पता है 11 सबसे ज्यादा रिपीट आ रहा है, जो इंटरवैल है वो तो ये वाला लेना है, ठीक है। एल क्या होता है इसमें, एल होता है ये जो बहुलक अंतराल है अपना, इसकी जो लोअर लिमिट होती है यानी 25, यानी यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ जो एल की वैल्यू है वो तो कितनी आ जाएगी 25। अब देखो अपने यहाँ पास है F0 F1 और F2, तो आप ऐसे याद रखो, F0 पहले आता है ना, तो ये जो इंटरवल है इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू यानी 9 वाली वैल्यू ये आएगी अपनी F0, फिर F0 के बाद F1 आता है तो ये F1, और ये F1 के बाद F2 आता है तो ये F2, यानी सिक्वेंस से जो इंटरवल है उससे जस्ट पहले का F0, ये F1, ये F2, तीनों वैल्यू हो गई। H क्या होता है, ये जो अपना इंटरवल है इसमें कितने का गैप है, यहाँ पे देखो 5 से 10, 10 से 15, यानी 5 का गैप चल रहा है, तो H की वैल्यू हो गई 5। सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, बस इसको सॉल्व करना रह गया, तो सॉल्व कर लेते हैं। L की वैल्यू कितनी है 25 लोअर लिमिट, प्लस F1, देखो F1 कितना है 11 माइनस F0, F0 कितना है अपना 9 डिवाइड बाई यहाँ पे है 2F1, देखो F1 है 11 और 11 का डबल करेंगे तो 22 माइनस F0, F0 कितना है 9 माइनस यहाँ पे कितना है F2, F2 कितना है 10, ठीक है, इनटू इसको क्या करना है H मतलब इस पे जो डिफरेंस था यानी जो रेंज थी कितने का है 5 का, तो H की वैल्यू आ जाएगी 5। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा 25, तो ये है प्लस 11 माइनस 9 यहाँ तो 2 बच जाएगा, इंटू 5 है, और नीचे क्या आएगा देखो 22, और ये माइनस के 19 आ गए और प्लस के 22 हैं, तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे, तो 25 तो अपना ये हो गया प्लस, देखो 5 दूनी 10, 10 में जब आप 3 का भाग दोगे तो क्या आएगा 3.33 आएगा, यानी ये 3.33 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 28.33, तो 28.33 जो कि ऑप्शन नंबर डी है, जिसका मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट अप्रोच भी बता दिया। आपको दोनों चीजें याद रखनी है, ठीक है। आई होप की जो सवाल है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 1500 है और उनका जो HCF है वो कितना है 10 है। तो हमसे पूछ रहा है ऐसे कितने पॉसिबल नंबर है, ठीक है।
देखो जब भी आपको HCF गिवन होता है ना तो नंबर इस तरीके से मानने होते हैं। अगर HCF 10 है तो नंबर 1 मानेंगे, 10 उसके साथ x लगा दो, एक 10 के साथ y लगा दो। HCF गिवन होता है तो उसके अकॉर्डिंग नंबर मानते हैं। तो 10 है तो 10x और 10y। अब हमें बोला है कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है 1500, तो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 10x इंटू 10y, ये कितना आ जाएगा 100xy। इसकी वैल्यू कितनी है 1500। तो यहाँ से ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यानी xy कितना आ गया 15 आ गया। हमसे पूछ रहा है ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है। अब देखो दो नंबर है x इंटू वाई, इनका मल्टीप्लिकेशन 15 है और इसके प्राइम फैक्टर करने होते हैं हमें। देखो सबसे पहले हम टोटल पेयर निकालते हैं। एक तो 1 गुणा 15 हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है 3 गुणा 5 हो सकता है। तो काफी लोग ये सोचेंगे कि 15 गुणा 1 भी हो सकता है और 3 गुणा 5 है तो 5 गुणा 3 भी हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं है। देखो इसको पहले ले लो, इसको पहले ले लो, फर्क क्या पड़ेगा, इसके साथ 3 लगाओगे तो क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा 10 30 और 10 पे 30 और 50 आ जाएंगे। जब इसको लगाओगे तो 50 और 30 आएंगे, यानी नंबर तो एक ही है ना, उनको आगे पीछे लिख दोगे तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। यानी ये जो पेयर है ना ये रिपीट नहीं करने थे। काफी लोग क्या करते हैं इनको रिपीट कर देते हैं और 4 आंसर लगा देते हैं, जो कि सरासर गलत है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही पेयर होंगे। देखो प्राइम फैक्टर होने चाहिए, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और कोई फैक्टर है ही नहीं। 15 के देख लो आप, 1 और 15, 3 और 5, उसके बाद 4 का होता नहीं है, 5 का होता है, और 5 3 तो वापस रिपीट हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो कितना आएगा 2 आएगा। ओनली 2 पेयर पॉसिबल है। काफी लोग 4 लगा देते हैं जल्दी जल्दी में, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल भी अपना अच्छा है, काफी लोगों ने ये सवाल भी छोड़ा होगा ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। जबकि क्वेश्चन आसान है। यहाँ पे बोला है कि अपने पास 3 क्या है टैप्स हैं जिनका डायमीटर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास के क्या है 3 नल हैं, और उनके माध्यम से बहने वाले जो पानी है उसका जो रेशियो है वो व्यास के वर्ग के अनुपात के, यानी इनसे जो वाटर बहेगा वो इनके डायमीटर के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है, ठीक है। सबसे बड़ा नल है, अकेले टैंक को 81 मिनट में खाली 81 मिनट में भर सकता है। तो सभी नल अगर एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना मिनट लगेगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक चीज बोली है स्टार्टिंग में, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इनका जो डायमीटर है वो 2, 3 और 4 सेंटीमीटर है, और इनमें जो बहने वाले पानी का रेशियो है वो इसके स्क्वायर के, डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यानी यहाँ पे इनकी जो इफिशियंसी है बेसिकली उसके बारे में बोल रहा है कि इनका डायमीटर के स्क्वायर के इक्वल है। तो इसका डायमीटर 2 है तो ये 2 का स्क्वायर रेशियो, ये 3 है 3 का स्क्वायर, और ये 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया। अब देखो सबसे बड़ा नल कौन सा होगा, जिसका डायमीटर ये जो सबसे बड़ा होगा, जिसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होगी वही सबसे बड़ा नल होगा। तो बोल रहा है कि जो सबसे बड़ा नल है वो अकेले टैंक को 81 मिनट में भर सकता है। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क निकलता है मैन इंटू डेज। उसी तरीके से ये हो जाएगा। सबसे बड़ा नल है उसकी इफिशियंसी 16 है और कितने टाइम में खाली करता है 81 मिनट में। जो आंसर है वो भी मिनट में है, यहाँ पे भी चीजें मिनट में दे रखी है तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये टोटल वर्क हो गया। अब इसको करेगा कौन, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो 16 एकम 16, 1 कैरी आ जाएगी, और 16 इंटू 128 और 129, यानी 1296 टोटल अपना इसका हो गया वर्क। अब हमें करना क्या है, बोले कि जब तीनों टैंक भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो तीनों की इफिशियंसी का भाग दे दो, ये कितना हो जाएगा 16 और 4 20 और 9 29, 29 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, देखो 29 चौके होते हैं 116, यानी जो आंसर है वो 4 वाली लाइन में आएगा। देखो कितने ऑप्शन 4 वाली लाइन में, सिर्फ पहला ही ऑप्शन है। ये 54 नहीं हो सकता, 34 नहीं हो सकता, 64 नहीं होगा। सॉल्व करोगे तो यही एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है, आधे अधूरे से ही अपना आंसर निकल सकता है, क्योंकि 4 वाली लाइन में सिर्फ एक ही आंसर है। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 44 20/29। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। यहाँ पे हमसे बोला है कि एक कांच के जार में व्हाइट कहते हैं, ब्लैक हैं और रेड हैं और ब्लू है। ये है ना, व्हाइट है 6 और इसके बाद ब्लैक, ब्लैक लिख देता हूँ। ब्लैक कितनी है 8 और रेड है 4 और ब्लू, इसको मैं ब्लू लिख देता हूँ, ये 3 है। इतने कंचे हैं। बोला इनमें से जो एक संगमरमर या दर्जा चुना जाता है, एक मार्बल को हम रैंडमली निकाल रहे हैं। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज ब्लैक और ब्लू। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि या तो ये काले रंग का हो या नीले रंग का हो, ठीक है। देखो जब भी ऐसे लग जाए ना काले रंग का हो या नीले रंग का और बीच में या आ जाए, या जब भी आ जाए तो हम यूज करते हैं प्लस साइन, ठीक है। क्योंकि इसमें ये होता है कि जो काले रंग का है, अब या मतलब यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है तो उस पर लगाते हैं प्लस साइन, और काम कंप्लीट नहीं होता है तो फिर अपना आता है मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो आप ऐसे याद रख सकते हो,
या आ जाए या इंग्लिश में अपने और आ जाए, ठीक है। ऐसे ही अगर हिंदी यहाँ पे दूसरे की मैं बात करूँ, मल्टीप्लिकेशन कब लगता है, जब यहाँ पे एंड आ जाए या फिर हिंदी में अपना और आ जाए तो मल्टीप्लिकेशन लगता है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। हालांकि आप ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से भी समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर आप ब्लैक कलर भी निकालोगे तो भी काम कंप्लीट हो चुका है। जब काम कंप्लीट हो चुका है तो फिर प्लस साइन आता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक काला कलर हो, तो काले कलर कितने हैं, टोटल 8 हैं। 8 में से एक कैसे निकालने की प्रायिकता क्या होती है, 8C1 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं, 6 और 8 14, 14 और 4 18, और 18 और 3 कितने हो गए अपने 21, 21C1 यह है मतलब प्लस। या फिर क्या है नीले, अब नीले कितने हैं, टोटल 3 है, 3 में से एक निकालना है तो 3C1 अपॉन टोटल वही 21C1। अब आपको बताए 8C1, इसको सॉल्व करना तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे NCR है तो NCR को कैसे सॉल्व करते हैं, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे 5 का फैक्टोरियल है तो 5 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। इस तरीके से होता है फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने इसको सॉल्व करेंगे और जब 1 होता है ना, जैसे यहाँ पे देखो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि 2C1 है तो ये 2 ही आता है, चाहे तो आप करके देख लो। 2 का फैक्टोरियल नीचे क्या आएगा, मैंने बताया था NCR में n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। तो 2C1 तो 2 माइनस 1, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, और यहाँ पे कितना आएगा फिर n माइनस r, ठीक है। तो ये भी 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 इंटू 2, यानी जब किसी के साथ भी 1 लग रहा है 2C1 या कुछ भी है तो जिसके साथ लगा है वही अपना आंसर आ जाएगा। जैसे 8C1 है तो उसका कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। हालांकि 8 को मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था पर मैंने लिखा नहीं, आपको समझाने के लिए 8C1 लिख दिया। 8 ये आ जाएगा, नीचे 21, सिमिलरली यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 21। तो ये कितना हो जाएगा 8 और 3 11, 11/21 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखो ये जो सवाल है ना, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि फॉर्मूला आता कैसे है, ठीक है। मान लो आपको डी डिस्टेंस चलनी है, एक तो होता है डाउन स्ट्रीम यानी अनुप्रवाह, उसमें स्पीड हो जाती है x प्लस वाई। एक्स यहाँ पे बोट की स्पीड है, वाई स्ट्रीम की स्पीड है, धारा की स्पीड। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो x माइनस वाई हो जाता है। तो आप डी डिस्टेंस जा रहे हो x प्लस वाई की स्पीड से, प्लस डी डिस्टेंस आ रहे हो आप x माइनस वाई की स्पीड से, और मान लो कि t टाइम लग रहा है, ठीक है। आप डायरेक्ट एक फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हो इस चीज को, तो मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे d तो अपना कॉमन ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई, और यहाँ पे क्या है अपना t है। तो d तो यहाँ पे कॉमन है, सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा इक्वल टू t है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो y से y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा d इंटू, देखो x और x यहाँ पे कितना आ गया 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है t, ठीक है। तो यहाँ से आप d की जो d की वैल्यू है ऐसे याद रख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा 2x, ठीक है। या फिर t को आगे लगा लो, एक ही बात है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, d इक्वल टू होता है t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, ठीक है। सेम चीज को अपन, अगर आपको याद नहीं है तो नॉर्मली आप ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको पूरा डेरिवेशन बता दिया है। तो अब मैं यही वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करूंगा यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ पे रेज कर देते हैं जिससे थोड़ा सा हमारे पास स्पेस आ जाए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, डिस्टेंस नहीं पता है कितने जा रहे हैं, तो मान लो डी डिस्टेंस जा रहे हैं इक्वल टू, देखो टाइम कितना लग रहा है, ये 10 किलोमीटर पर आवर तो किसकी स्पीड है, स्थिर पानी में जो नाव की स्पीड है, बोट की स्पीड है, यानी x की वैल्यू 10 है, और 4.5 किसकी स्पीड है, धारा की स्पीड है, यानी y की वैल्यू है वो कितनी है 4.5 है, ठीक है। तो नाव जा रही है और वापस आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति से नाव चला सकता है। जब नदी 4.5 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो उसके एक स्थान से जाने में 2 घंटे लगते हैं और वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है, यानी 2 घंटे में चले जाता है और आ जाता है, वो वाला एक केस है। तो पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो d इक्वल टू क्या होता है t मतलब 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स था 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस वाई स्क्वायर, देखो ये 4.5 है, इसको मैं ऐसे लिख दूं 9/2, तो इसका स्क्वायर करना है यानी 81/4, और डिवाइड में क्या आएगा 2 इंटू एक्स, और एक्स कितना है 10, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो d इक्वल टू 10 को ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में डिवाइड कर लेंगे आराम से,
ये 100 माइनस यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 400, 400 माइनस 81 तो कितना आएगा 319 आएगा, और ये 4 यहाँ पे नीचे डिवाइड में चले जाएगा। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे और 10 से बाद हम भाग देंगे, क्योंकि 10 से भाग देना आसान है, तो 4 से भाग दे रहे हैं हम 319 में, तो कितना आएगा ये 4 7 28। ठीक है, सही तो किया ना अपन ने, 319 और 80। ठीक है, 4 7 28, फिर बचेंगे 3 39 हो गए, फिर कितना आएंगे 4 नाम 36, फिर बचेंगे कितने 30, 3 बच जाएंगे ना, और फिर कितना हो जाएंगे 0, तो ये कितना हो जाएंगे 4 7 28, फिर 2 4 5 20, पॉइंट कहाँ पे आएगा यहाँ पे 79.75, फिर 10 से और भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7.975। ठीक है, इसके अप्रोक्स हमें आंसर ढूंढना था, तो देखो 7.97 के आसपास कौन सा है, 7.98 है, और तो इसके आसपास है ही नहीं, तो ये इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोल रहे हैं कि जो डेटा है उसका अंकगणितीय माध्य, यानी बेसिकली मीन क्या होता है अपना एवरेज, इसका एवरेज हमसे पूछा है। देखो एक अपने पास 17 है, एक अपने पास 20 है, चाहे तो कैसे भी लिख लो, इसको सेम ऑर्डर में लिख लो, 23 है, 17 है, 20 है, 19 है, 21 है। एवरेज इसका आप नॉर्मल जोड़ के भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ डेविएशन मेथड से। डेविएशन मेथड से कैसे, अपनी मर्जी से आप कोई भी एक एवरेज मान लो। ठीक है, जो आप कहोगे वो मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, मैं मान लेता हूँ कि 17 इसका एवरेज। अब देखो डेविएशन कितना आया, 17 से ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 6 का डेविएशन आया, प्लस 17 है, ये भी 17, यानी यहाँ तो कोई डेविएशन आया नहीं, 0। 17 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ये 3 आ जाएगा। 17 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, प्लस 17 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा। अब कितने नंबर हैं टोटल, ये 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग दे दो। नॉर्मल जोड़ के भी कर सकते हो, ऐसे डेविएशन से करोगे तो थोड़ा आसान बन जाता है कैलकुलेशन। तो ये आ जाएगा 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15/5 कितना आ जाएगा 3, तो 17 और 3 कितना आ जाएगा 20, तो 20 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी है। नेक्स्ट सवाल है। ठीक है, यहाँ पे हमें बोला गया है कि फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर प्रिंसिपल 8,000 है और रेट है 20% पर एनम। देखो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें बोला है कि जो प्रिंसिपल है वो 8,000 है और रेट है 20% पर एनम, लेकिन हम जो फाइंड कर रहे हैं वो छमाही कर रहे हैं, यानी हर 6 मंथ में कर रहे हैं। तो आपको पता है अगर 12 महीने के रेट 20% है तो 6 महीने की इतनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी 6 मंथ की रेट कितनी आ जाएगी 10% आ जाएगी। हर 6 मंथ में कर रहे हैं, यानी 10% के 2 सक्सेसिव लग जाएंगे। 10% कितना होता है 1/10, एक बार लगाएंगे तो 10 से 11, दोबारा लगाएंगे तो 10 से 11, यानी जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है, ये कितना आ जाएगा 100 से 121। 100 की वैल्यू हमें कितने की बना है 8,000, कितना गुना है ये, जस्ट 8 गुना है। तो हमसे से पूछा क्या है, इसने पूछा है इफ इंटरेस्ट बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली द फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, तो देखो 100 प्रिंसिपल था, 121 अमाउंट हो गया, तो जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आएगा 21 यूनिट आएगा, और 1 यूनिट की वैल्यू वैसे 8 नहीं आएगी, यहाँ पे 80 आएगी, क्योंकि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 80 आएगी। तो 21 की वैल्यू निकालना है, यानी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट नहीं पूछा है। 21 और 1 यूनिट की वैल्यू 80, तो 80 से मल्टीप्लाई, 0 तो लास्ट में आ ही जाएगा, और 21 अंठे होते हैं 168, यानी आंसर कितना आएगा 1680। ऑप्शन नंबर अपना सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोल रहे हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, और हमसे पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x²। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 14, ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोले कि एक आदमी है 5,000 रुपए एक मशीन 5,000 रुपए में एक मशीन खरीदता है, और 1 वर्ष के बाद वह उसे 6,000 रुपए में बेच देता है। ठीक है, 2 वर्षों के बाद वह फिर से मशीन को 8,000 रुपए में खरीदता है और 10,000 रुपए में बेचता है। तो पूछ रहा है कि दोनों लेन देन में उसका टोटल लाभ परसेंट कितना हुआ। देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 5,000 में इसने कोई मशीन खरीदी और 6,000 में बेच दी। पहले वाली कंडीशन में तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, प्लस सेकंड वाले केस में क्या बोल रहा है कि 8,000 रुपए में मशीन खरीदी और 10,000 में बेच दी, यानी 2,000 का यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया। तो टोटल इसने प्रॉफिट कितना कमाया है 3,000 रुपए का, कितने रुपए पर, तो 5,000 तो ये था सीपी और 8,000 ये था, कितने पर 13,000 रुपए पर। 13,000 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1 2 3 0 1 2 3 0, यानी ये आ जाएगा 300/13। 13 दूनी 26, बचेंगे कितने 4 40 हो जाएंगे, फिर 13 3 39, यानी 23 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है,
नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि tan a प्लस बी की वैल्यू √3 है। तो देखो tan की वैल्यू √3 कितने पर होता है, 60 डिग्री पर, तो a प्लस बी आ गया अपना 60। और बोला है कि tan a माइनस बी 1/√3 है, और tan की वैल्यू 1/√3 30 पर आता है, तो ये हो जाएगा 30। हमें पूछ रहा है कि a और b की वैल्यू बतानी है। तो a कितना आ जाएगा 60 और 30, 90 का आधा 45, और b कितना आ जाएगा 60 माइनस 30 30, और 30 का आधा कितना 15। a की वैल्यू 45 और b 15, a 45 b 15, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी जल्दी में ये नहीं कर देना 15 45। ठीक है, पहले हमसे बोला है a, तो पहले a ही आएगा। ठीक है, काफी लोग ये जल्दी जल्दी में कर देते हैं, तो इस चीज में आपको गलती नहीं करनी है। बोले कि एक टोकरी है जिसमें 350 एग्स हैं, यदि 12% एग्स हैं वो सड़ गए हैं, तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए पर्याप्त है। देखो टोटल 350 एग है अपने पास, बोल रहा है कि 12% सड़ गए, तो बचेंगे कितने 88%। तो 88% को हम बेच सकते हैं, तो 88/100। 50 से काटेंगे 2 टाइम, और 50 से कट जाएगा 7 टाइम, और 2 से कट जाएगा ये 44 टाइम। 7 चौके 28, 80 लाई 2, 7 चौके 28 और 2 30, कितना हो जाएगा 308। नेक्स्ट सवाल है अपना, बोल रहा है कि m के किस मान के लिए जो इक्वेशन है दिस और दिस, इनके जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो देखो ये चीज अगर आपने 11th में आपके पास मैथ्स था तो आपने ये चीज पढ़ी होगी। मैं आपको बता देता हूँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं। जैसे मान लो दो इक्वेशन है अपने पास, इन इक्वेशन को लिख लेते हैं 17x प्लस my प्लस 102 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन तो ये है। दूसरी इक्वेशन क्या है 23x प्लस 299y प्लस 138, इसकी वैल्यू 0 है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे, जब इनके x कोऑर्डिनेट, मान लो इसका x कोऑर्डिनेट x1 था, इसका कोऑर्डिनेट x2 था, ये बराबर होगा इसका y1 और y2 कोऑर्डिनेट बराबर, इसका जो कांस्टेंट मान लो कि ये कांस्टेंट c1 है, कांस्टेंट c3, यानी ये सब आपस में इक्वल होते हैं, तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट होते हैं। तो यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट 17, एक सेकेंड, इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 17, और इसका x कोऑर्डिनेट 23, ये बराबर होना चाहिए। इसका y कोऑर्डिनेट कितना है m, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 299। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा, तो देखो ये अपना 23 से कट जाएगा, 23 एकम 23, बचेंगे कितने अपने पास 6, 23 3 69, m चाहिए 13 गुणा 17। देखो अगर आप यूनिट डिजिट पे देखो तो 3 गुणा 7, 1 यूनिट डिजिट आएगा। कितने ऑप्शन में 1 यूनिट डिजिट है, सिर्फ एक ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। बोल रहे हैं कि कंटेनर में 40 लीटर मिल्क है, और इस कंटेनर से 4 लीटर मिल्क निकाला जाता है और पानी से रिप्लेस कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो अब कंटेनर में कितना लीटर मिल्क है। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये बेसिकली रिपीटिशन होता है बार बार। ठीक है, तो देखो जो अपना जो फाइनल मिल्क कैसे निकालते हैं, फाइनल मिल्क निकलता है, इनिशियल में कितना था अपना 40 लीटर इनटू, अब देखो हमने कितना निकाला है 4 लीटर निकाला है, 4 लीटर निकाला है कितने में से, टोटल 40 में से। तो मैं ये कह सकता हूँ कितना 1/10 निकाला है, यानी 10 में से 1 यूनिट आपने निकाल लिया है, तो बचेगा कितना फिर 9/10 यूनिट। अब देखो एक बार निकाला और बोल रहा है कि ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई, तो टोटल 3 बार दोहराई। एक बार 1/10 निकाला, दोबारा 1/10, दोबारा 1/10, तो 3 बार 1/10 निकलेगा, तो 3 बार 9/10 9/10 9/10 हो जाएगा। काफी लोग उसको ऐसे भी बता देते हैं कि 3 बार है तो इसका क्यूब कर दो और 10 का क्यूब कर दो। वो वही बात है कि एक बार 9/10 बचा तो दोबारा 9/10 बचेगा, और फिर तीसरी बार भी 9/10 बचेगा। जितनी बार बचता है उतनी बार, बस आपको करना क्या है, यही तरीका है। जितना लीटर निकालते हैं ना, जैसे इसमें 4 लीटर निकाला था, सपोज 5 निकाला होता 40 में, तो कितना आ जाता 1/8, तो 8 में से 1 निकाले तो बचता 7/8। तो इस तरीके से सॉल्व करना होता है। देखो सॉल्व करेंगे तो एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 9 इंटू 9 इंटू 9 क्या होता है 9 का क्यूब होता है। 9 का क्यूब कितना होता है 729, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और डिवाइड करेंगे 10 और 10 100 से, 4 नाम 36। ठीक है, देखो वैसे 6 आ रहा है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, सिर्फ एक ही ऑप्शन में 6 है, तो ऑप्शन जो थर्ड है यही हो जाएगा। बाकी मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ पूरा। 4 नाम 36, 3 कैरी आएगी, 4 दूनी 8 और 3 11, एक कैरी, और 4 7 28 और 29, 2916, 100 का भाग देना है तो क्या आ जाएगा 29.16, ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अपना 24। बोल रहे हैं कि 2 जहाज हैं, कलर बदल लेता हूं मैं इसका। 2 अपने पास क्या है शिप हैं जो प्रकाश ग्रह के विपरीत और हैं, जैसे कि तीनों समरेखी है। मतलब इस तरीके से है कि अपने पास ये क्या है लाइट हाउस है, ये अपने पास क्या है लाइट हाउस है, LH से लिख देता हूं, और 2 अपने पास क्या है शिप है।
इस तरीके से है कि ये कोलिनियर है, समरेखीय हैं, यानी एक अपना यहाँ पे होगा और एक अपना क्या होगा यहाँ पे होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे जहाज ए है, यहाँ पे जहाज बी है। आगे बोला लाइट हाउस के शीर्ष से दो जहाजों के जो अवसाद कोण है, यानी अवसाद कोण को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अवनमन कोण भी कह सकते हैं इसको हम। ये वाला जो एंगल है ये वाला 30 डिग्री है, और जो दूसरा वाला एंगल है ये वाला, ये 60 डिग्री है। हमसे पूछा गया है यदि जहाज 230 अंडर 3 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, यानी जो जहाज है उसकी जो, इफ द शिप्स आर 230 मीटर अपार्ट देन फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो लाइट हाउस की हाइट निकालनी है। देखो टोटल ये डिस्टेंस हमें गिवन है कि ये जो जहाज हैं ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 230 अंडर 3 मीटर की दूरी पर है। आपको पता है 30 के केस में क्या होता है, ये 1 होता है, ये वाला √3 होता है। ठीक है, और 60 के केस में ये वाला √3 होता है, ये 1 होता है। अब देखो ये तो सेम ही लाइन है, ये वाली जो लाइन है अपनी ये सेम ही है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 1 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि √3 है, जबकि ऐसा तो नहीं हो सकता, तो सेम बनाना पड़ेगा। 1 और √3 को सेम बनाने कैसे बना सकते हैं हम, 1 को √3 बना सकते हैं, यानी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 से, इसको भी मल्टीप्लाई करने का √3 से, तो √3 इंटू √3, तो यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट आ जाएगी। यहाँ तक की 1 थी ऑलरेडी, तो टोटल ये 4 यूनिट हो गई। इस 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में है 230 अंडर रूट 3। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, लाइट हाउस की हाइट चाहिए, यानी लाइट हाउस की हाइट मतलब ये वाली वैल्यू चाहिए, यानी √3 की वैल्यू चाहिए। तो एक की निकालेंगे तो आएगा 230 अंडर रूट 3/4, और हमें √3 की चाहिए तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 230 इंटू √3 इंटू √3 3, यानी 230 गुणा 3, ये कितना आ जाएगा 23 69, यानी 690 आ जाएगा ये 690, जिसको डिवाइड करना है 4 से, 4 से भाग दे दो, 4 एकम 4 बचेंगे 2, 29, 4 संते 28। तो देखो 17 करके आंसर आएगा, लेकिन 2 ऑप्शन है, तो 4 7 28, 2 बचे, फिर कितना आ जाएगा अपना ये 4 एकम 4 बचे, कितने थे 2, 29, 4 7 28, 1 बचे, 10 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 4 5 20, 172.5 आएगा, ऑप्शन अपना सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट सवाल 25 है। बोला है कि एक गोले की त्रिज्या को 48% अगर घटा दिया है तो उसके सरफेस एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। सरफेस एरिया होता है 4πr², 4π तो कांस्टेंट टर्म है, यानी एरिया डिपेंड करेगा रेडियस के स्क्वायर पर। ठीक है, ये बोले कि 48% कम हो रहा है, 48% को अगर परसेंटेज फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 48/100, 4 से घटेगा 12 टाइम और 4 से घटेगा 25 टाइम। कम हो रहा है मतलब 25 में 12 कम हो गया, तो 25 से कितना हो जाएगा 12 कम 13। और ये क्या हो रहा है, जो यहाँ पे जो एरिया था वो r² पे डिपेंड था, यानी 2 बार लगाना पड़ेगा, दोबारा 25 से कितना हो रहा है 13 हो रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ 25 25 625 से कोई चीज कितनी हो रही है 169 हो रही है। कम ही पूछ रहा है, कमी कितने की हो रही है 15 - 9, 6 यहीं कैरी बढ़ गई, और 12 में से 7 गए तो 5 यहीं कैरी बढ़ गई, और 6 में से जब 2 जाएंगे तो 4, 456 की कमी हो रही है, कितने के ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में, यानी 625 के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व करते हैं, देखो 25 चौके 100 और 25 पंजे 625। ठीक है, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, यह जाएगा 4 6 24, 2 कैरी आएंगे और 4 पंजे 20 और 2 22, 2 कैरी है, 4 चौके 16 और 2 18, 1824 डिवाइड बाई 25, 25 से डिवाइड करना है तो 25 6 150, 25 संते 175, बचेंगे कितने यहाँ से 175 हो गए ना, 7 बचे, अब 74, 25 3 75 ज्यादा हो जाएगा, यानी 25 दूनी 50, 72 पॉइंट समथिंग आएगा। 72 पॉइंट समथिंग सिर्फ एक ही ऑप्शन में मेरे को नजर आ रहा है, ऑप्शन सेकंड में, तो यही सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बोल रहा है कि 2 कर्मचारी हैं जिनकी इनकम का रेशियो 7:4 है और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:1 है। अगर वो हर महीने 4800 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी जो मासिक आय है उसका योग क्या होगा। तो इसमें हम लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, CPM मेथड। ठीक है, ये किस में लगता है, इनकम के साथ, या तो एक्सपेंडिचर में लगा सकते हो या इनकम के साथ इसको सेविंग में लगा सकते हो। तो पहले जिसका पूछता है ना उसका रेशियो पहले लिख दो। यहाँ पे पूछ रहा है आय का सम पूछ रहा है, तो पहले इनकम का सम पूछ रहा है तो इनकम का लिख दो। यहाँ पे बोल रहे हैं जो इनकम का रेशियो है वो 7:4 है और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 3:1 है। बचा कितने रहे दोनों 4800 रुपए, 4800 ये बचा रहा है, 4800 ये बचा रहा है। सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 × 1 7 और 4 × 3 12, 7 और 12 का पॉजिटिव डिफरेंस कितना आएगा 5, इस 5 की वैल्यू हो जाएगी 3 × 48, 3 × 4800 माइनस ये 1 × 4800,
तो ये कितना आ जाएगा, 5 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3, 4800 कॉमन आ जाएगा और 3 - 1 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से इसको काट लेते हैं, 5 9 45 और बचेंगे 3, 5 6 30, 960 इंटू 2। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 0, 2 6 की 12, असीला 1, 2 9 18 और 1920। हमसे पूछा कि इनकी आय का सम क्या होगा। आय कितनी थी, 7 इसकी 4 इसकी, यानी 11 की वैल्यू चाहिए। तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 0, 11 दूनी 22, 2 असील, 11 9 99 और 2 101, 10 असील, 11 एकम 11, 11 और 10 21, 121120। ठीक है, मुझे लग रहा है शायद इसके ऑप्शन थोड़े गलत है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। सॉरी, यहाँ पे ये 1 नहीं आएगा, लास्ट वाला ये 1 मैंने जबरदस्ती लिख दिया है। 21120 आएगा, 21120 ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि इसको सॉल्व करना है। देखो 16 से 81 किसका अंडर रूट होता है, 81 आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा अपना किसका, 41 का। 41 का है और बाहर 8 है, तो 41 और 8 49, और फिर इसका भी अंडर रूट निकालना है तो कितना आ जाएगा 7। नेक्स्ट अपना सवाल है, यहाँ पे बोला है कि एक बाइक है जिसका अंकित मूल्य पर 44% की छूट दे रहे हो और इतने में बेच रहे हैं। 100 की मान लो कोई चीज है, आप 44% का डिस्काउंट दे रहे हो तो कितने में बेच रहे हो, 56% में। 56% की वैल्यू है 87500। हमसे पूछ रहा है उसका अंकित मूल्य, यानी 100% चाहिए। 14 से काट लेते हैं, 14 चौके 56 और 14 पंजे 70, 14 छके 84, फिर बचेंगे 3, 35 हो जाएंगे, 14 दूनी 28, फिर कितने बचे 7, 70, 14 पंजे 70, तो यह आ जाएगा 6250। और हमसे पूछ रहा है कि इसका अंकित मूल्य, यानी 4 की वैल्यू ये हमें 100 की चाहिए, तो आप 25 से मल्टीप्लाई और कर दो, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा, 0 तो आएगा ही। 25 पंजे 125, 12 असिल, 25 दूनी 50, 50 और 12 62, 62 का 2 6 असिल, और 25 छः के कितने होते हैं 150, 150 और 6 156, 15 62 50, 15 62 50, ऑप्शन अपना ये वाला हो जाएगा। देखो नेक्स्ट अपना सवाल है 29। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक आयताकार पार्क है जो 120 मीटर तो लंबा है और चौड़ा कितना है 104 मीटर। ठीक है, बोले पार्क की सीमा के साथ 1 मीटर चौड़ा हम रास्ता बना रहे हैं जो पूरी तरह पार्क के अंदर रहता है, यानी जो पाथ है वो अंदर है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। देखो ये टोटल 120 मीटर का है और ये 104 मीटर का है, और इसके अंदर मान लो इस तरीके से एक पार्क बना दिया जो 1 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि इस प्रकार पथ के बाहरी किनारे, इस प्रकार पथ के बाहरी किनारे पार्क की 4 दीवारी के साथ चलते हैं। पथ के अंदर किनारों को नगण्य मोटाई की जो व्हाइट लाइन है उससे चिन्हित किया जाता है। यदि प्रत्येक मीटर को सफेद रेखा से चिन्हित करने में 2.5 रुपये का खर्चा आता है, तो पथ के अंदर के किनारों को पूरी तरह से चिन्हित करने का खर्चा कितना आएगा। यानी देखो जो इसमें हमें पेरीमीटर निकालना होगा कि जो अंदर का जो अपना ये हमने पाथ बनाया है, ठीक है, ये 1 मीटर का पाथ बनाने के बाद जो अपना ये जो लाइन है, ठीक है, जो ये मैंने लाइन की इसको हम व्हाइट रंग से जब हम चिन्हित कर रहे हैं तो टोटल इसका खर्चा कितना आएगा ये हमें निकालना होगा। ठीक है, तो देखो आपको पता है ये कितना है 1 मीटर चौड़ा है और 1 मीटर चौड़ा है, यानी अगर मैं अंदर वाले इस वाले रेक्टेंगल की बात करूं तो इसमें लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल तो 120 थी, लेकिन एक और एक 2 मीटर ये कम हो जाएगी तो लंबाई तो हो जाएगी 118। चौड़ाई कितनी कम हो जाएगी, टोटल ये 104 थी, लेकिन देखो 1 मीटर तो ये हो गई, सिमिलरली 1 मीटर यहाँ पे, यानी एक और एक 2 मीटर ये कम हो जाएगी, यानी चौड़ाई 104 में से 2 कम हो जाएगी 102। ठीक है, तो लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, तो यह जाएगा ट्वाइस इंटू एल। देखो 118 और 102 कितने हो जाएंगे 100 और 100 200, और 118 और 2 कितने हो जाएंगे 20, यानी ये आ गया 220। ये टोटल पेरीमीटर आ गया। 1 मीटर को जो पेंट करने का या जो चिन्हित करने का खर्चा है 2.5 रुपये। ठीक है, 2.5 रुपये, तो 2.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 मतलब 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 22 पंजे 110। ठीक है, 110 और 1 0 ऑलरेडी है, यानी 1100। ऑप्शन सी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अपना लास्ट सवाल। यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर, उस सबसे बड़े स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, दैट कैन बी कार्ड आउट ऑफ वुडन क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के घन से। देखो किसी भी जब क्यूब से हम क्या निकाल रहे हैं, एक ऐसा लार्जेस्ट गोला निकाल रहे हैं, उसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं। देखो जो क्यूब से हम जो स्फीयर निकालेंगे ना, वो क्या होगा, जो इसका जो डायमीटर होगा, ठीक है, इस तरीके से मैं सिर्फ एक ही फलक ले रहा हूँ, इसका जो डायमीटर होगा, यानी ये जो 2r होगा ना, ये इसकी लेंथ के इक्वल होगा। जैसे अगर मान लो इस क्यूब की साइड a है, तो जो इसके जो 2r की वैल्यू है वो a के इक्वल हो, क्योंकि ऐसे ही निकाल पाएंगे हम इसमें से।
तो हमें क्या है कि सबसे बड़े जो गोला है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ से आर क्या आ जाएगा, a/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला कि 21 सेंटीमीटर भुजा है, यानी साइड 21 है, तो हम इसमें से स्फेयर निकालेंगे, उसकी रेडियस क्या हो जाएगी 21/2। उसका हमें वॉल्यूम पूछा है। आपको पता है जो स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं। इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो यह जाएगा 4/3, पाई मतलब 22/7, आर क्यूब मतलब 21/2, 21/2, 21/2, ये 3 बार हमें लिखना है और सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं कलर बदल लेता हूँ। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3×7=21 है ना, ये इससे 21 कैंसिल हो गया, 2×2=4, इससे ये 4 कैंसिल हो गया और इस 2 से ये 11 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 11×21 ये कितना आ जाएगा 441। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो 11 एकम 11, 1 कैरी आई, फिर 11 चौके 44 और 1 45, 4 कैरी आई, 11 चौके 44, 44 और 4 कितने हो जाएंगे 48। तो 4851, 4851 क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 2 मार्च के ये सारे जो क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशन हो चुके हैं। देखो इसमें जो 4-5 क्वेश्चन तो ठीक ठाक आए हैं, मैं ये कह सकता हूँ। पूरा पेपर तो इजी नहीं है, कुछ क्वेश्चन तो अच्छे आए हैं। ठीक है, आई होप सारे सॉल्यूशन आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। वीडियो शेयर जरूर करना है आपको। चलो बाय। देखो काफ़ी लोग अभी ये बोल रहे हैं कि पेपर इजी था तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी है आपको करना है या नहीं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी लोगों ने इसमें बहुत सिली मिस्टेक की और इतना भी इजी पेपर नहीं है ये। ठीक है, लास्ट ईयर भी मेंस में कुछ ऐसा ही पेपर पूछा गया था। चलो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। खैर आपकी मर्जी है कि आपको वीडियो देखना है या नहीं।